गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चंस लेकर आ गया हूँ। तो क्लास 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ उसका सलूशन भी रहेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20+ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, और उसके बाद एक वीडियो और प्रोवाइड करूँगा जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। वो आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो मानव जीनोम एक बड़े स्तर की परियोजना है, जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीन की पहचान की जाती है। मानव जीनोम में 3×10⁹ क्षार युग्म हैं तथा प्रति क्षार पहचानने के लिए $3 का खर्च आता है। इस परियोजना की प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 13 वर्ष का समय लगता है। इसे व्यापकता के कारण महापरियोजना भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? मानव जीनोम परियोजना पर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो टीका निलंबित कोशिकाओं, शुष्क सूक्ष्म जीवों या कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है, जिसका उपयोग प्रतिरक्षा प्रदान करने हेतु किया जाता है। यह एंटीजन का घोल होता है, जिसे इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रवेश करा के प्रतिरक्षा प्रदान किया जाता है। इस प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की थी, इसलिए इन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि स्टेम कोशिकाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो स्टेम कोशिकाएं या मूल कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं, यानी स्टेम कोशिका को मूल कोशिका भी कहा जाता है। तो स्टेम कोशिकाएं या मूल कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। इसके साथ ही ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं। इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका की मरम्मत के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इनके द्वारा हृदय रोग, बहरापन, रक्त कैंसर, त्वचा निरोपण आदि का उपचार किया जा सकता है स्टेम कोशिकाओं के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर तो अमीबीय पेचिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो अमीबीय पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। यह आंत्र में विकर स्रावित करके घाव पैदा कर देता है। इन घावों से रक्त, म्यूकस आदि मल के साथ पेचिस के रूप में बाहर आता है। यह रोग संक्रमित भोजन एवं जल द्वारा दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। इसका सबसे बड़ा कारण घरेलू मक्खियां होती हैं। इस रोग के होने पर पेट में दर्द, सिर में दर्द, वमन की इच्छा होती है। रोगी के आँखों के पास काले घेरे बन जाते हैं तथा शरीर कमज़ोर हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय जो है व्यक्तिगत स्वच्छता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि हाथी पांव या फिर फाइलेरियसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जो हाथी पांव है या फिर फाइलेरियसिस है, ठीक है, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो यह रोग क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। यह रोग ऐसे क्षेत्रों में अधिक होता है जहां मच्छर अधिक होते हैं या फिर दूषित जल का प्रयोग अधिक होता है। यह रोग वुचुरेरिया बैंक्राप्टी नामक परजीवी से होता है, जो लसीका वाहिनियों में रहता है। इस रोग में लिम्फ वाहिनियों की एंडोथेलियम कोशिकाएं विभाजित होकर दीवारों को मोटा कर देती हैं, जिससे यकृत, प्लीहा, अंडकोश, टांगों आदि का आकार बढ़ जाता है। इस अवस्था को हाथी पांव कहते हैं। इस रोग से बचने के लिए मच्छर व उनके स्पर्म को जो है बंद रख देना चाहिए, यानी बाहर फेंक देना चाहिए।
मच्छरों के काटने से बचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बीटी फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आधुनिक समाज में फसलों में विभिन्न प्रकार के रसायनों, कीटनाशकों तथा पीड़कनाशियों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। ये रसायन मनुष्यों तथा जीव जंतुओं के लिए अत्यंत विषैले व हानिकारक होते हैं तथा पर्यावरण प्रदूषण भी इससे होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए जीनी अभियांत्रिकी द्वारा बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा तैयार किए गए पौधों को बीटी फसल कहते हैं, जो कीट रोधी होता है तथा इससे फसल की उपज भी कई गुना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि प्लाज्मिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्लाज्मिड किसी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है जो गुणसूत्रों के डीएनए से अलग होता है। यह स्वतंत्र रूप से अपना प्रतिरूप बना सकता है। ये अधिकतर बैक्टीरिया में छोटे गोलाकार दो रज्जुओं वाले डीएनए अणुओं के रूप में मिलते हैं। जहां गुणसूत्रों का डीएनए जीव सूचना देता है, वहां प्लाज्मिड डीएनए असाधारण परिस्थितियों में जीव को लाभ पहुंचा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो जीन चिकित्सा में किसी मनुष्य में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन से बदला जाता है। जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों का सुधार किया जा सकता है। इसमें रोग का उपचार करने के लिए स्वस्थ जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है, जो दोषपूर्ण जीन की क्षतिपूर्ति करके उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। इसका पहला प्रयोग जो है सन 1990 के दशक में किया गया था एक 4 वर्षीय लड़की के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर परिजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो परिजीविता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे को हानि होती है। इस प्रकार के सजीव अपना पोषण प्राप्त करने के लिए दूसरे सजीवों पर आश्रित रहते हैं, जैसे अमर बेल व किसी पौधे के बीच जो संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि सहभोजिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सहभोजिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे को न लाभ होता है और न ही हानि होती है। जैसे आम की शाखा पर आर्किड व व्हेल की पीठ पर रहने वाले बार्नेकल को तो लाभ होता है, जबकि आम व व्हेल को कोई लाभ या हानि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है सहोपकारिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सहोपकारिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है, जैसे कवक तथा शैवाल के बीच संबंध। इसमें एक कवक पोषक तत्वों व जल का अवशोषण तथा शैवाल भोजन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी देखिए। विश्व संरक्षण संघ यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकटग्रस्त जीवों की एक सूची तैयार की है, जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। इस सूची में उन सभी जीवों को शामिल किया गया है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। इस बुक के द्वारा संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से मिल जाती है और इसका प्रकाशन सन 1963 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, किसका? रेड डाटा बुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जहां पर वन्य जीव तथा पारिस्थितिकी तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। इन क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप जैसे लकड़ी काटना, शिकार करना आदि पर रोक लगा होता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम वर्तमान में जिम कार्पेट उद्यान है। यह उत्तराखंड में स्थित है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले नहीं है, आप केवल पढ़ लीजिए स्वयं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि भ्रूण कोश तथा भ्रूणपोष में क्या अंतर है। तो यहाँ पर बहुत ही इजी वे में लिखा गया है, आप इसको पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
क्या है कि प्रभावी तथा अप्रभावी कारक में क्या अंतर है। तो ये जो है इसका आंसर है, यहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर डीएनए और आरएनए में जो है अंतर देख पा रहे हैं और आपको आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, ये अंतर है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या अंतर है। तो ये भी इसका आंसर है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या अंतर है। तो सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में जो अंतर है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है देखिए कि सूक्ष्म ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर में क्या अंतर है। तो सूक्ष्म ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर में जो अंतर है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जानकारी रहेगी तो आप लिख पाएंगे, क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये आपको नहीं पता है ना, हमको पता है, ठीक है, केवल हम लोग गेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है कि स्वस्थानीय संरक्षण बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या अंतर है, इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय में अंतर आप देख पा रहे हैं, इसको आप आसानी भाषा में, ठीक है, पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो ये स्वपरागण और परपरागण आप देख पा रहे हैं क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वपरागण परपरागण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ग्रीन हाउस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका आंसर आसानी से लिख लेंगे, आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम को बताइए। तो मेंडल के पृथक्करण के नियम ये हैं, आप इसको पढ़ लीजिए संक्षिप्त भाषा में। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है वो है वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है सरकार द्वारा इनके संरक्षण के लिए कदम जो उठाए गए हैं, तो बहुत सारे कदम आप लिख पाएंगे। एक कदम यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, दूसरा कदम आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है आज का क्लास 12th बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का विथ आंसर कंप्लीट होता है। मैं एक दूसरा वीडियो और लाऊंगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, छोटे बड़े जो भी हो, ठीक है। आप इनको तैयार कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।